बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेसन। और लास्ट टाइम हमने एस्टीमेट कॉस्ट पे आके रोका था कि हम यहाँ से अपना लेक्चर शुरू करेंगे। इससे पहले अगर आपको याद हो तो हमने क्या कुछ कर लिया हुआ है। हमने अपनी सबसे पहले स्कोप नॉलेज एरिया के अंदर अपनी रिक्वायरमेंट्स गैदर की। रिक्वायरमेंट्स गैदर करने के बाद उन रिक्वायरमेंट्स को सामने रखते हुए हमने अपनी स्कोप स्टेटमेंट बनाई, यानी कि डिफाइन स्कोप किया। और डिफाइन स्कोप करने के बाद हमने WBS और WBS डिक्शनरी बनाई। रिक्वायरमेंट गैदर करने के नतीजे में मेरे पास रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन आई, रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स आया। स्कोप डिफाइन करने के नतीजे में मेरे पास स्कोप स्टेटमेंट आई। WBS बनाने के नतीजे में WBS एंड WBS डिक्शनरी आई। और हमने कहा कि स्कोप स्टेटमेंट, WBS डिक्शनरी एंड WBS इटसेल्फ, ये तीनों मिला के हम कहते हैं स्कोप बेस आई। अब मेरे पास WBS एसएच बन गया। तो WBS के जो लोएस्ट कंपोनेंट है, जिसको हम लोएस्ट लेवल पे हम कहते हैं वर्क एलिमेंट को वर्क पैकेजेस, उस वर्क पैकेजेस को हम ब्रेक डाउन करेंगे स्केड्यूल नॉलेज एरिया के अंदर। ऑब्वियसली स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान बनेगा, बट मैं इस वक्त प्लान के अलावा बातें कर रहा हूँ। हमने WBS के अंदर जो जो वर्क पैकेज है, हर वर्क पैकेज को कंप्लीट करने के लिए जो जो एक्टिविटीज़ चाहिए, हमने वो एक्टिविटीज़ डिफाइन की। और उसके नतीजे में एक्टिविटी लिस्ट आ गई। एक्टिविटी लिस्ट के साथ माइलस्टोन की लिस्ट आ गई। देन हमने इनको सीक्वेंस किया। और सीक्वेंस करने से मुराद क्या है कि दो तीन एक्टिविटीज़ के दरमियान जो रिलेशनशिप है, जो उनके दरमियान डिपेंडेंसी है, उसको हमने कंसीडर करते हुए उनका एक नेटवर्क डायग्राम बना दी और हमने इसको सीक्वेंस कर दिया। फिर हमने एस्टिमेट किया एक्टिविटी के ड्यूरेशन। और उस वक्त मैंने आपको ये बताया था कि जब हम एस्टिमेट करते हैं एक्टिविटी की ड्यूरेशन, और एस्टिमेट करते हैं कॉस्ट, एंड एस्टिमेट करते हैं एक्टिविटी की रिसोर्सेज, ये तीनों प्रोसेस आपस में इंटरलिंक्ड है। और भी कुछ प्रोसेस के साथ ये इंटरलिंक्ड है, बट ये तीनों बहुत क्लोजली लिंक्ड हैं। और इसकी हमने काफ़ी दफ़ा लॉजिक्स देखी हैं क्यों है। और फिर हमने अपना स्केड्यूल डेवलप किया। अब हम कॉस्ट मैनेजमेंट नॉलेज एरिया के अंदर आए और इसमें हमने अपना कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान बनाया। अब उस कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान को रखते हुए, सामने रखते हुए, हम कॉस्ट को भी एस्टिमेट करेंगे, हम अपना बजट भी बनाएंगे और फिर कंट्रोल कॉस्ट भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द एस्टिमेट कॉस्ट प्रोसेस। एज आई टोल्ड यू कि ये स्केड्यूल और रिसोर्स उसके साथ बहुत क्लोजली रिलेटेड है। इसके अलावा ये रिस्क मैनेजमेंट के प्रोसेस के साथ भी बहुत क्लोजली रिलेटेड है, और प्रोक्योरमेंट के साथ भी बहुत क्लोजली रिलेटेड है, एंड क्वालिटी का भी एक इसके अंदर लिंक आता है। तो विल टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन अ व्हाइल इंशाल्लाह। दूसरी बात ये कि स्केड्यूल मैनेजमेंट नॉलेज एरिया के अंदर जो हमने एस्टिमेट किए थे एक्टिविटी ड्यूरेशंस, उन ड्यूरेशंस को एस्टिमेट करने के लिए हमने जो टेक्निक्स यूज़ की थी, वो टेक्निक्स हम कॉस्ट के एस्टिमेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। अगर आपको याद हो, हमने कहा था कि 1 पॉइंट एस्टिमेट, 3 पॉइंट एस्टिमेट, उसके बाद हमने कहा था बॉटम अप एस्टिमेटिंग, टॉप डाउन अप्रोचेस के अंदर हमने कहा था हमारे पास एनालॉगस है और पैरामीट्रिक है। और वो हमने एक और बात की थी कि यार रेंज होता है, जो एस्टिमेट्स होते हैं वो एक रेंज में हम डिफाइन करते हैं, जिसमें हमने स्टैंडर्ड डेविएशन की बातें की थी एंड सो ऑन। वो सारी की सारी टेक्निक्स, वो सारी की सारी बातें कॉस्ट के एस्टिमेट के लिए भी उतनी ही वैलिड है। अब हम आते हैं कि कॉस्ट का एस्टिमेट है क्या। कॉस्ट के एस्टिमेट के अंदर हम अपनी एक्टिविटीज, जितनी भी प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज हैं, उन एक्टिविटीज के ऊपर यूज होने वाली जितनी भी कॉस्ट हैं, उनको कंसीडर करेंगे। अच्छा, अब जितनी भी कॉस्ट से मुराद वहाँ पे जिस तरह की भी रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं, मसलन अगर मैं ये कहूँ कि मैंने अपने प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ ह्यूमन रिसोर्स यूज की है। अब ह्यूमन रिसोर्स के अंदर भी आपको पता है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले होंगे, डेली वेजेस वाले होंगे, कुछ परमानेंट एम्प्लॉयज होंगे, फिक्स सैलरी वाले होंगे। तो ये सारे के सारे, इनकी कॉस्ट क्या होगी। प्लस हम कहेंगे कि यार हमारे पास मटेरियल जितना भी है उसकी कॉस्ट क्या होगी। फिर हम अगर कोई इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं तो उस इक्विपमेंट की कॉस्ट क्या होगी। फिर अगर हम कोई मशीनरी यूज़ कर रहे हैं तो मशीनरी की कॉस्ट क्या होगी। फिर हम अगर कोई शेयर्ड कॉस्ट हम कर रहे हैं, शेयर्ड कॉस्ट से मुराद ये है, कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक प्रोजेक्ट के साथ लिंक हम उनको कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि यार ये जो कॉस्ट एंकर हुई है, ये कॉस्ट फुली ट्रेसेबल है विद दिस प्रोजेक्ट। फॉर एग्जांपल, हमने एक घर बनाना है और इस घर बनाने के लिए जो मैं मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ, वो मटेरियल की पूरी कॉस्ट इसी घर पे लगी है। लेकिन कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाले डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एंड जो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूटीन ऑपरेशंस हो रहे हैं, उन सब में या किसी में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में वो कॉमन होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये इस बिल्डिंग के अंदर इस प्रोजेक्ट मैनेजर एंड उसकी टीम बैठी हुई है, इसी बिल्डिंग के अंदर एक और फ्लोर पे या एक और केबिन के अंदर यहाँ पे दूसरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैनेजर उसकी टीम बैठी हुई है एंड सो ऑन, और वो यहीं से प्रिंट ले रहे हैं, वो यहीं का इंटरनेट वाईफाई कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं, वो यहीं की बिजली को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और वो इसी बिल्डिंग को, एक्चुअली इसी ऑफिस फैसिलिटी को यूज़ कर रहे हैं। तो अब ये वो कॉस्ट है जो हम फुली नहीं ट्रेस कर सकते
कि यार ये इस प्रोजेक्ट के लिए कितनी है, इस प्रोजेक्ट के लिए कितनी बिजली इस्तेमाल हुई है और इस प्रोजेक्ट के लिए कितनी बिजली इस्तेमाल हुई है। या इसी तरह जो बिल्डिंग का रेंट है, इस प्रोजेक्ट के लिए कितना है, इस प्रोजेक्ट के लिए कितना है और इस प्रोजेक्ट के लिए कितना है। इस कॉस्ट को हम कहते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट या शेयर्ड कॉस्ट, जो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एंड ऑपरेशंस के दरमियान अमंग शेयर हो रही होती है। तो अगर तो आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉरी जो कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान है उसके अंदर आप ये मेंशन करते हो कि हम शेयर्ड कॉस्ट प्रोजेक्ट खुद कैलकुलेट करेगा या वो इसको छोड़ देगा। शेयर्ड कॉस्ट में भी कंपनी अपने रूटीन के जो एक्सपेंसेस है ना उसके अंदर से पूरी कर दे। उसने वैसे भी अपने रूटीन ऑपरेशन के लिए बिजली का बिल भी देना है, कनेक्शन भी देना है और उसके अलावा बिल्डिंग का रेंट भी देना है। तो एक पॉसिबिलिटी ये कि ऑर्गेनाइजेशन खुद डिसाइड कर लेती है कि जी हम इसका शेयर्ड कॉस्ट जो है ना आप प्रोजेक्ट की कॉस्ट के अंदर शामिल ना करें। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी ये है कि भाई आपने शेयर्ड कॉस्ट भी इंक्लूड करनी है, तो फिर हमें कोई फॉर्मूला भी ज़ाहिर डिवाइस करना होगा या ओपीएस में लिखा होगा या हमें ऑर्गेनाइजेशन बताएगी वो फॉर्मूला क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि यार ये 3 प्रोजेक्ट्स हैं और मेरे पास 18,000 बिल आया है और मैं कहता हूँ कि यार 6,000 ईच, तीनों को 6,000 कर दो। एक ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि नहीं यार 18,000 बिल आया है, आप यूँ करो कि इस प्रोजेक्ट का जो टोटल बजट है ना, वो बजट है लेट्स से 10 लाख, 1 मिलियन। इस प्रोजेक्ट का बजट है 2 मिलियन, इस प्रोजेक्ट का बजट है 3 मिलियन। तो मैं कहता हूँ कि यार इसके साइज के हिसाब से इसको डिवाइड कर दो। तो अब मैं क्या करूंगा, 3 मिलियन दूंगा पहले वाले को, 6 मिलियन दूंगा, मतलब सॉरी 6 मिलियन कह रहा हूँ, 3,000 जो बिजली का बिल है वो पहला प्रोजेक्ट की कॉस्ट में चला जाएगा, 6,000 जो बाकी है वो दूसरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट में चला जाएगा और 9,000 जो है वो तीसरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट में चला जाएगा। इट कुड बी एनी फॉर्मूला, बट अगर शेयर्ड कॉस्ट भी हमने शामिल करनी है अपने कॉस्ट एस्टिमेट के अंदर, तो फिर हम उसके लिए हमें कोई फॉर्मूला भी डिवाइस करना पड़ेगा और ये सारी चीज़ें हमें प्लान कॉस्ट मैनेजमेंट वाला प्रोसेस बता रहा होगा या कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर ये बातें लिखी होंगी। लेकिन हमने वो सारी कॉस्ट कंसीडर करनी है अगर शेयर्ड भी कर रहे हैं। फिर इसके अलावा कुछ फैसिलिटीज़ की कॉस्ट होती है। मसलन अगर मैंने कोई ऑफिस बनाया है, मैंने कोई इंटरनेट दिया, फॉर एग्जांपल वो शेयर्ड नहीं है। अब यहाँ पे अस्यूम ये कर रहे हैं कि आप एक साइट पे प्रोजेक्ट कर रहे हो और इस साइट के लिए आपने जो फैसिलिटीज़ दी हैं, कोई गैस दिया, कोई पानी दिया एंड सो ऑन, ये सारी इवन ऑफिस स्पेस दिया है, चाहे आपने कंटेनर के अंदर बना के दिया ऑफिस, ये सारी की सारी फैसिलिटीज की कॉस्ट भी आपको चाहिए। फिर इसके अलावा कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स के बारे में भी हम बात करेंगे। कॉन्टीजेंसी रिजर्व जो हम रिस्क को मैनेज करने के लिए जो हमने कॉन्टीजेंसी प्लान बनाया था उस की भी हम अगर कोई कॉस्ट एंकर होनी है तो हम वो भी लिखेंगे। और भी इसके अलावा कुछ कॉस्ट हैं। सो बेसिकली कॉस्ट एस्टिमेशन के अंदर हम एक एक्टिविटी पर इंकर करने वाली जितनी भी कॉस्ट है उन सारी की सारी कॉस्ट का एक एस्टिमेशन करते हैं या एक अप्रोक्सीमेशन करते हैं। उसके बाद जब मेरे पास ये सारी कॉस्ट आ जाती हैं तो फिर मैं इनको सम अप करके और अपना बजट डिफाइन करता हूँ और ये मैं करूँगा अगले प्रोसेस में। जो एस्टिमेट कॉस्ट के बाद मेरा अगला प्रोसेस है उसमें मैं अपना बजट डिफाइन करूँगा। अच्छा, अब ये मैंने काफ़ी सारी बातें आपको बता दी, लेकिन इसके अलावा कुछ कॉस्ट हैं जो आपके माइंड में होनी चाहिए। एक होता है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी एफर्ट्स, उसको हम कॉस्ट ऑफ क्वालिटी भी कहते हैं, सीओक्यू। और हम क्वालिटी वाले नॉलेज एरिया में इस कॉस्ट के बारे में बात करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगा वो ये कि मेरे पास अगर मुझे अपने प्रोजेक्ट के ऊपर क्वालिटी मेंटेन करनी है, लेट्स से मेरे पास 10,000 ईंटें आई हैं, तो मैं इन ईंटों में से 10,000 ईंटों में से मे बी 100 ईंटों को, ब्रिक्स को निकाल के मैं उनको तोड़ के देखूं इसकी स्ट्रेंथ चेक करने के लिए। अब ये मैं टेस्ट कर रहा हूँ और टेस्ट मैं किस लिए कर रहा हूँ, ताकि मेरी क्वालिटी इंश्योर हो जाए। इसी तरह यहाँ पे एक और बंदा है वो क्वालिटी इंश्योर कर रहा है कि चीज़ें सही, लाइक जो मेरे पास सैंड है, जो मेरे पास सीमेंट है और जो क्रश है वो सही प्रोपोर्शन में मिक्स हो रहा है या नहीं हो रहा, वगैरह वगैरह। ये जो क्वालिटी एश्योरेंस वाला या क्वालिटी मैनेज करने वाला इंसान है, इसकी भी मुझे ज़ाहिर है कोई ना कोई फ़ी या सैलरी या पे वो देनी पड़ेगी। तो अगेन ये भी क्वालिटी को इंश्योर कराने की कॉस्ट है। तो इस तरह क्वालिटी को मैनेज करने की डिफरेंट, जो हम प्रोजेक्ट के ऊपर क्वालिटी इंश्योर करते हैं, उसकी डिफरेंट कॉस्ट है। बाज़ दफ़ा सिंपली इतनी भी कॉस्ट होती है कि यार क्योंकि हमने क्वालिटी इंश्योर करनी है इसलिए हम अपना प्रोसेस स्लो चला रहे हैं और उस पे हर जगह थोड़ी-थोड़ी देर बाद एक बंदा आता है या एक हमने स्टेप बनाया हुआ है कि आप इस चीज़ को चेक कर लें। अब वो चेक करने या टेस्ट करने की वजह से चीज़ें लेट हो रही हैं। तो ये जो हम एक्स्ट्रा टाइम लगा रहे हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हैं, ये भी क्वालिटी की कॉस्ट है। सो वी मस्ट कंसीडर दिस कॉस्ट एज़ वेल। इसके बाद कॉस्ट ऑफ रिस्क एफर्ट। बिल्कुल जिस तरह हम क्वालिटी को इंश्योर कराने के लिए काम करते हैं, इसी तरह रिस्क को मैनेज करने के लिए भी हमें कुछ पैसा लगाना पड़ता है। रिस्क से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर मैं यूज़ कर रहा हूँ, मोंटे कार्लो फॉर एग्जांपल, रिस्क से रिलेटेड मैं
मतलब जो मैंने रिस्क रिस्पॉन्स बनाया उससे रिलेटेड अगर मेरे पास कोई कॉस्ट हमें लग रही है तो मैं वो कंसिडर करूंगा। तो मैं इन कॉस्ट को भी अदर देन वो जो मैंने आपको बताया हुआ लेबर, इक्विपमेंट, मटेरियल, ट्रेनिंग और इसके अलावा जितनी भी है मैंने आपसे डिस्कस की है, उसके अलावा हम क्वालिटी की कॉस्ट और रिस्क एफर्ट की भी कॉस्ट करेंगे। इन दोनों के लिए एक रूल आपने याद रखना है। वो रूल क्या है? वो रूल ये है कि मैं मेरे पास एक्चुअल में जब क्वालिटी लो होती है ना, तो उस क्वालिटी लो होने की वजह से मुझे लेट्स से बार बार काम दोबारा दोबारा करना पड़ता है, रीवर्क करना पड़ रहा है, या कस्टमर उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, वापस करता है, मुझे फिर रीवर्क करना पड़ता है, या मेरे मार्केट में बिजनेस लूज हो जाता है, जो भी उसके नुकसान आते हैं लो क्वालिटी की वजह से, कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं है और उसकी वजह से मुझे लॉसेस होते हैं। ये जितना भी लॉस हो रहा है, जितना भी लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ पुअर क्वालिटी, मैं क्वालिटी इंश्योर जो करूंगा, आई वुड लाइक टू नो कि भाई लॉस कितने का हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर क्वालिटी बैड है तो बैड क्वालिटी की वजह से मुझे लेट्स से $10,000 का नुकसान हो रहा है, $10,000 का। तो अब ये $10,000 बचाने के लिए मुझे अपनी क्वालिटी इंप्रूव करनी है, इसलिए मैं चाहूंगा कि यार मैक्सिमम मे बी 3,000 के अंदर या 4,000 के अंदर मैं लगा के क्वालिटी को मैनेज करने के लिए, क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए, ये जो मैं टेस्टिंग कर रहा था या ये जो क्यूए वाला बंदा खड़ा होता, तो उसमें मैं कोई 3,000 इन कामों पे लगाऊं सो दैट ये 10,000 का लॉस मेरा बच जाए। दैट मीन्स कि मैंने अपनी क्वालिटी एफर्ट्स उतनी रखनी है, यानी कि मैंने अपनी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी उतनी ही रखनी है जितनी मुझे लॉस को रोकने के लिए काफ़ी हो। ये ना हो कि 10,000 बचाने के लिए मैं क्वालिटी इंश्योर कराने के चक्कर में क्वालिटी मतलब ये एफर्ट के ऊपर 15,000 लगा दूं। तो 15,000 मैंने लगाया किस चक्कर में? इस चक्कर में कि मेरा 10,000 का नुकसान ना हो। तो एक्चुअल में आई हैव लॉस्ट 5,000 हियर। सेम गोज फॉर रिस्क। लेट्स से एक रिस्क है और प्रोजेक्ट के ऊपर रिस्क है और उस रिस्क को का मुझे डर ये है कि अगर ये रिस्क एंकर किया तो मेरा 500 रुपये का नुकसान हो जाएगा। अब ये 500 रुपये का रिस्क अवॉइड करने के लिए मैं इस पे 5,000 लगा देता हूँ, तो ऑब्वियसली ये गलत होगा। आई वुड लाइक कि मेरी जो रिस्क का जो लॉस है उसको मैं कंपेयर करूंगा मेरी जो उस रिस्क को हैंडल करने या मैनेज करने के लिए मैं कॉस्ट इंकर कर रहा हूँ। ऑब्वियसली मैं चाहूंगा कि मेरी ये कॉस्ट कम हो। 200 काट दो, 200 काट दो, 4 रुपये और दो। अच्छा, अब इसके बाद हम आगे आते हैं और वो ये कि प्रोजेक्ट मैनेजर का टाइम है, एफर्ट है, उसकी भी कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज, जितनी मीटिंग्स हो रही हैं उसकी भी कॉस्ट है। एक्सपेंसेस फॉर फिजिकल ऑफिस स्पेसेस, आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इट। ओवरहेड कॉस्ट, वो जो इनडायरेक्ट की कॉस्ट बात हम कर रहे थे। सेलर्स फी। अच्छा, अब अगर मैं कोई चीज़ प्रोक्योर कर रहा हूँ बाहर से, ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, बायर ऑर्गेनाइजेशन है, मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और मैं कुछ हिस्सा आउटसोर्स करता हूँ और इससे खरीदता हूँ। अब इन साहब ने मुझे जो प्राइस कोट की हुई है, उस प्राइस के अंदर इनकी अपनी कॉस्ट भी है प्लस प्रॉफिट भी है, दोनों चीज़ें। तो मेरे लिए वो दोनों मिला के मेरी टोटल कॉस्ट बन रही है। ठीक है, तो मैंने उसको भी देखना है। फिर कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, समटाइम्स आप अपने प्रोजेक्ट को फाइनेंस करवाते हो थ्रू बैंक लोन्स, लेट्स से। अब बैंक लोन्स को अगर आप कंसीडर करो तो मुझे, अगर मैं लोन लेके इसकी इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो उस लोन पे मुझे इंटरेस्ट भी देना होगा। अब ये जो इंटरेस्ट है ये एक्स्ट्रा कॉस्ट है। ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है इसको हम कहते हैं फाइनेंसिंग की कॉस्ट। मुझे ये भी कंसीडर करनी है अगर मेरे प्रोजेक्ट के अंदर कोई इस किस्म की लोन वाली एक्टिविटी शामिल है तो। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ कॉस्ट जो है ना, ये बहुत वाइड टॉपिक है। ये आपके सामने जो टॉपिक लिखा हुआ है ये एक तो बहुत छोटे स्कोप पे आपको डिस्कस किए जा रहे हैं, प्लस एक बहुत लंबी लिस्ट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग आप पढ़े तो आपको नजर आएगा कि यह बहुत ही लंबी लिस्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट की। यहाँ पे हम कुछ टाइप्स ऑफ कॉस्ट जो है ना उनको देखेंगे। अब वो क्या क्या है? पहले है वेरिएबल कॉस्ट वर्सेस फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वो है कि मेरा जैसे जैसे एक्टिविटी लेवल बढ़ता है, यानी कि जितनी ज़्यादा एक एक्टिविटी बढ़ती है उतनी ज़्यादा ये वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाती है, उतनी ज़्यादा हो जाती है। फॉर एग्जांपल मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, जिस जिस तरह कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होगी, अगर मैं एक दिन में 10 दीवारें खड़ी कर देता हूँ तो ऑब्वियसली जो मटेरियल की कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाएगी। वाई? बिकॉज
मेरा मटेरियल ज़्यादा यूज़ होगा। जितनी ये कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी ज़्यादा होगी, मेरा मटेरियल ज़्यादा होगा। सो ये वो टाइप ऑफ कॉस्ट है जो फिक्स नहीं होती है, वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ एक्टिविटी। जितनी ज़्यादा वो एक्टिविटी हो रही है, उतनी ज़्यादा ये कॉस्ट बढ़ रही है। अच्छा, दूसरा है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट के अंदर हम ये कहते हैं कि यार इररिस्पेक्टिव कि मेरे पास 10 दिन की, सॉरी 10 दीवारें खड़ी हों या 5 दीवारें खड़ी हों, कुछ कॉस्ट मुझे हर हाल में पड़नी पड़नी है। फॉर एग्जांपल, वहाँ पे जो मशीनरी मैंने लगाई हुई है उसको मैं कोई रेंट दे रहा हूँ, तो मैं चाहे 5 दीवारें बनाऊँ उस दिन उस मशीनरी को यूज़ करके, चाहे 2 दीवारें बनाऊँ, मुझे वो जो रेंट का कॉस्ट है वो फिक्स पड़ रहा है। वो इन एनी केस मुझे पूरे दिन का पड़ना है, बेशक मैं एक दीवार भी ना बनाऊं। तो अब ये कॉस्ट है जो हर सूरत में आपको पड़ती है, और इसको हम कहते हैं कि ये फिक्स कॉस्ट है। इसका एक्टिविटी लेवल से, कि कितनी एक्टिविटी हो रही है, उससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, इसके बाद अभी मैंने आपको डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट का ऑलरेडी बता चुका हूँ। डायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जो डायरेक्टली ट्रेसेबल हैं, या किसी एक प्रोजेक्ट के साथ हम एट्रीब्यूट कर सकते हैं, या ये जो पूरी की पूरी कॉस्ट इंकर हुई है, लेट्स से मटेरियल की है, वो इस प्रोजेक्ट की है। तो इस केस इसको हम कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। और इनडायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के अंदर शेयर हो रही हो, और उसकी मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दी हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जेनिटोरियल सर्विसेज, ये जो सफाई सुथराई वाले लोग हैं उनको ज़ाहिर है वो तो मल्टीपल ऑफिसेज में आके आपसे कर जाते हैं। अब उसमें ये नहीं देखते कि इस प्रोजेक्ट के लिए कर रहा हूँ या दूसरे प्रोजेक्ट के लिए कर रहा हूँ, या आपको एक तरह से पे करनी पड़, सॉरी, एक तरह से ये सारे प्रोजेक्ट के दरमियान ये शेयर्ड है। इसी तरह फ्रिंज बेनिफिट्स हैं जो अदर देन सैलरी एक्स्ट्रा आपको कर रहे हो, मेडिकल वगैरह, वो आपके पास इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं। टैक्सेस वगैरह हैं, ये सारी की सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। अच्छा, अब ये 4 कॉस्ट हमने पढ़ ली। नाउ कमिंग टू द प्रोसेस और एस्टिमेट। कॉस्ट को एस्टिमेट करने के लिए सबसे जो पहली चीज़ मुझे चाहिए वो कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान चाहिए। वाई? क्योंकि इसी कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर मुझे बताया होगा कि मैंने एस्टिमेट की एक्यूरेसी क्या होगी, हमने एस्टिमेट की प्रिसीजन लेवल, सॉरी जो हाँ प्रिसीजन लेवल है वो क्या होगा, मैंने किस करेंसी में या स्टाफ आवर्स में बात करनी है, स्टाफ डेज में बात करनी है, वर्क आवर्स में बात करनी है, पर स्क्वायर फीट में बात करनी है, या डॉलर्स में लिखना है, ये सारे के सारे मेरे पास इस प्लान के अंदर लिखा होगा। सो आई वुड लाइक टू नो कि मुझे एस्टिमेट किस तरह करना है, 3 पॉइंट करना है, सिंगल पॉइंट करना है, जो भी गाइडलाइन है वो मुझे इसी प्लान से मिलेगी। उसके बाद है क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान। और जैसे मैंने आपको कहा कि अभी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी की हमने बात की थी, वो जो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है वो मुझे यहाँ से मिलती है एस्टिमेट करने पे। एक्चुअल में इसके लिए, इस बात को समझने के लिए आपको क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान के अंदर क्या कुछ होता है वो पता होना चाहिए। क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान के अंदर हम पहले मतलब बहुत सारे स्टेप्स करते हैं, लेकिन आखिर पे हम एक चीज़ डिफाइन कर लेते हैं कि यार ये है हमारी डिज़ायर्ड क्वालिटी, और इस डिज़ायर्ड क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए हम ये कुछ कर रहे हैं। अब और इसके अंदर हम वो फैक्टर कंसीडर करते हैं कि यार जो डिज़ायर्ड क्वालिटी अगर मैं पूरी नहीं करता तो मेरा कितना लॉस होगा। उस लॉस को वर्सेस ये जो हम एक्शन कर रहे हैं कि भाई ये क्वालिटी इंश्योर हो और ये लॉस ना हो, इन दोनों की कॉस्ट को हम कंपेयर करके तो कुछ डिसीजंस लेते हैं कि यार ये फैक्टर्स, ये प्रोसेसेस, ये स्टेप्स, ये टेस्ट हम करेंगे सो दैट हम डिज़ायर्ड क्वालिटी लेवल अचीव कर लें। अब इनकी जितनी कॉस्ट होगी मुझे वो ज़ाहिर है पता होना ज़रूरी है कॉस्ट एस्टिमेट में इंक्लूड करने के लिए। स्कोप बेसलाइन क्यों? बिकॉज़ स्कोप बेसलाइन के अंदर ही तो वो डब्ल्यूबीएस और डब्ल्यूबीएस डिक्शनरी है। इसी के अंदर तो वो एक्टिविटीज़ मैंने इसी से तो निकाली हुई है जो काम मुझे एक्चुअल करना है। तो मैं अपने एस्टिमेट ऑब्वियसली आई वुड लाइक कि जी मैं एक्टिविटी की एस्टिमेट करके फिर वर्क पैकेजेस के भी कोई एस्टिमेट करूँ, और वो मुझे ज़ाहिर है डब्ल्यूबीएस के अंदर से मिल जाएगा। लेसन लर्न्ड रजिस्टर के बारे में वी हैव टॉक्ड सो मेनी टाइम्स कि ये इनपुट पे आता है, और इनपुट पे ये इस तरह आता है कि भाई मुझे लेसन लर्न करना है। मैंने सॉरी पहले जब कॉस्ट एस्टिमेशन आज से 3 महीने पहले इसी प्रोजेक्ट पे स्टार्ट में की थी, उसमें मैंने एस्टिमेशन करते हुए कुछ लेसन लर्न किए, या जब मैंने स्केड्यूल एस्टिमेट किया तो वहाँ पे मैंने कुछ लर्निंग हुई। अब मैं दोबारा से 3 महीने बाद कुछ एस्टिमेट कर रहा हूँ, तो मैंने आई वुड लाइक टू नो कि जी मेरे पहले क्या क्या लेसन लर्न है, मैं उनको देखूँ और आउटपुट पे ऑब्वियसली इस प्रोसेस के अंदर जब अब मैं दोबारा से कॉस्ट एस्टिमेट करूंगा, मैं ऑब्वियसली कुछ नए सबक सीखूंगा, और वो जो नए लेसन है वो मैं यहाँ से इस रजिस्टर के अंदर अपडेट कर दूंगा। अच्छा जी, नेक्स्ट प्रोजेक्ट कैजुअल। प्रोजेक्ट कैजुअल क्यों चाहिए? दो तरह से इसको आप देखें। एक तो ये कि भाई कुछ मेरे पास प्रोजेक्ट के ऊपर ऐसी मटेरियल की या ऐसी कॉस्ट होंगी जो सीजनल होंगी। लाइक
एक ख़ास सीज़न में वो कॉस्ट बढ़ जाएँगी और एक ख़ास सीज़न में वो कॉस्ट कम हो सकती हैं। तो अगर कोई ऐसी चीज़ मेरे कॉस्ट को इफ़ेक्ट कर रही है तो वो मुझे स्केड्यूल से पता चलेगा। कुछ सीज़नल हैं, जैसे हम बार-बार कहते हैं जी कि एक एक जनरल सी एग्ज़ाम्पल है कि मतलब अदर देन सीज़नल, एक जनरल सी एग्ज़ाम्पल है कि जी जून के दिनों में जब टैक्स लगता है, प्राइसेज़ ऊपर चली जाती है हमारे यहाँ, रमज़ान के दिनों में प्राइसेज़ ऊपर चली जाती है और इस तरह की चीज़ें। तो आपने ये देखना है कि यार सर्दियों में, गर्मियों में इस तरह का कोई हिसाब है, कुछ सीज़नल इफ़ेक्ट है। तो मतलब अदर देन ये सीज़नल से मुराद यहाँ पे ये भी है कि जैसे मैं कह रहा हूँ रमज़ान, अब वो चाहे गर्मियों में है, चाहे सर्दियों में है, चाहे जिस भी मौसम में है, एक ख़ास पीरियड के लिए हमारे ऊपर ये इफ़ेक्ट रहता है। और दूसरा स्केड्यूल के अंदर आपको याद है कि जी मैंने आपको एक वो पूरी एक्टिविटीज़ बताई थी कि हम अपना बजट कैसे बनाते हैं, तो हम अपना टाइम फेज़ बजट बना रहे होते हैं। तो टाइम फेज़ के लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि यार ये जो फर्स्ट मंथ है इसमें कितनी-कितनी एक्टिविटीज़ का कितना-कितना पोर्शन और कितनी-कितनी कॉस्ट लग रही है। अब इस एक्टिविटी को लेट्स से इन 2 महीनों में होना है और इस एक्टिविटी को ये तीसरे महीने में भी जाना है। इस एक्टिविटी का टोटल बजट है 10,000, इस एक्टिविटी का टोटल बजट है 8,000। तो मैं आई वुड लाइक टू नो कि यार पहले मंथ में मुझे कितना चाहिए? ये आउट ऑफ लेट्स से ये 10,000 है, 10,000 में से लेट्स से 4,000 इधर चाहिए, 6,000 दूसरे मंथ में चाहिए। अच्छा, इधर 8,000 में 2,000 पहले मंथ में चाहिए और 4,000 दूसरे में चाहिए, फिर 2 में लेट्स से तीसरे में चाहिए। तो मैं यहाँ से देखूँगा कि पहले मंथ में मुझे कितना चाहिए। तो अगेन मुझे इसके लिए स्केड्यूल का जानना ज़रूरी है। तो प्रोजेक्ट स्केड्यूल हमें 2 तरह से हेल्प करता है। अच्छा, इसके बाद अगला इनपुट जो है वो है रिसोर्सेज़ की रिक्वायरमेंट्स। अगेन जैसे मैंने कहा कि रिसोर्सेज़ के जो रेट्स हैं, वो बाज़ दफ़ा वेरी कर सकते हैं और रिसोर्सेज़ की रिक्वायरमेंट के अंदर हम रिसोर्सेज़ कौन-कौन सी चाहिए, उनका स्किल लेवल क्या होगा, उनकी एजुकेशन क्या होगी, कितनी क्वांटिटी में चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 प्रोग्रामर्स चाहिए या 3 टेस्टर चाहिए, 2 ग्राफिक डिज़ाइनर्स चाहिए, 5 मेसन्स चाहिए, 10 लेबर चाहिए आपको। तो ये जो भी स्किल लेवल एंड क्वांटिटी है ये आप मेंशन करते हो और ये सारी चीज़ें मुझे रिसोर्स रिक्वायरमेंट से पता चलती हैं। ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको कहा कि कॉस्ट का एस्टीमेट हो चाहे स्केड्यूल का एस्टीमेट हो, ये रिसोर्सेज के साथ लिंक्ड है। तो मुझे जितने ये रिसोर्सेज ये लोग ज़्यादा चाहिए होंगे और उनके रेट्स लेट से मुझे पता है, मैं कहता हूँ कि यार 2 इलेक्ट्रीशियन चाहिए तो इलेक्ट्रीशियन पर डे क्या चार्ज कर रहा है, ये मुझे मार्केट से पता चलेगा और मैं एस्टीमेट लगाऊंगा कि अच्छा 2 हैं तो मेरे पास लेबर की कॉस्ट इतनी होगी। ठीक है? इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है जो हमें जनरली माइंड में इन जनरल नहीं आती है, वो क्या है? वो है आप जब ह्यूमन रिसोर्स वाला नॉलेज एरिया पढ़ोगे या रिसोर्स मैनेजमेंट वाला नॉलेज एरिया पढ़ोगे, उसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स वाले पार्ट के अंदर हम ये कहते हैं कि आपने प्रोजेक्ट टीम को कुछ रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड देने हैं, उनकी मोटिवेशन बढ़ाने के लिए, उनको टीम वर्क के लिए मोटिवेट रखने के लिए। होता ये है कि मेरे पास जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के अंदर मेरी जो टीम है वो टेम्परेरी है, वो इधर कुछ अरसे के लिए आई है। तो मेरे साथ उनकी लॉयल्टी क्यों होगी? उन्होंने तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, अपने डिपार्टमेंट के साथ जो उनका काम है, उसके साथ लॉयल्टी होगी। तो इस टीम को यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के साथ लॉयल रखना और इस प्रोजेक्ट पर मोटिवेट रखने के लिए, मोटिवेट करने के लिए मुझे ऑब्वियसली कुछ ना कुछ उसको एनकरेजमेंट, उसको मोटिवेशनल रीज़न्स देनी पड़ती हैं। और रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड उनमें से एक है कि अच्छे काम का आप उनको सिला दीजिए। और वो सिला ये भी हो सकता है कि भाई आपने हमारे साथ इस काम में या इस एक्टिविटी पे बहुत अच्छा काम किया, नाउ वी आर सेंडिंग 2 पीपल टू यूके और वहाँ पे वो सो एंड सो प्रिंस 2 का कोर्स करके आएंगे, तो एंड वी हैव सिलेक्टेड यू बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। ये भी रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड का एक एलिमेंट है। तो अब इसकी भी कॉस्ट होती है। कोई प्राइस दे रहे हैं आप किसी को, वो भी आप ज़ाहिर है रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड के चक्कर में सॉरी उसकी भी कॉस्ट को आप कंसीडर करोगे। अच्छा, फिर रिस्क रजिस्टर के बारे में वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस पॉइंट और मैंने आपको जनरल रूल बताया हुआ है जैसे लेसन लर्न के बारे में कि ये इनपुट पे इसलिए आता है कि इस प्रोसेस के बारे में मेरे कुछ रिस्क होंगे, कुछ रिस्क आइडेंटिफाई होंगे। अच्छा, अब एस्टिमेट कॉस्ट के अंदर मैं कोई चीज़ मिस ना कर जाऊँ, उसके बारे में कोई रिस्क लिखे हुए हैं तो मैं उनको कंसीडर करूँगा। नंबर 2, जो मेरे रिस्क रजिस्टर है उसके अंदर मेरे पास रिस्क रिस्पॉन्सेज़ लिखे हुए हैं। अब वो जो रिस्क रिस्पॉन्सेज़ हैं मुझे उन रिस्क रिस्पॉन्सेज़ को करने के लिए कुछ रिसोर्सेज़ या कुछ बजट चाहिए, तो मैं उनकी कॉस्ट भी शामिल करता हूँ। कॉन्टिजेंसी रिज़र्व जो मुझे रखने हैं, मैं उनकी कॉस्ट भी शामिल करता हूँ। आउटपुट पे यही रिस्क रजिस्टर अपडेट होकर निकल आएगा। कुछ नए रिस्क ड्यूरिंग द एस्टीमेट कॉस्ट प्रोसेस हम करेंगे। प्लस आपको याद होगा कि रेंज ऑफ एस्टीमेट की हमने एक बात की थी कि जितना ज़्यादा रेंज होगी, जितनी ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगी, उतना ज़्यादा रिस्क होगा। अच्छा, उसके बाद
ओपीएस के अंदर आई होप अब तक आपको ये चीज़ याद होगी कि एक तो वो पॉलिसीज प्रोसीजर्स होता है और दूसरा होता है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के अंदर भी पुराने प्रोजेक्ट का डाटा प्लस पिछले लेसन लर्न, ये दोनों होते हैं, लेसन लर्न रिपोजिटरी। तो मैं ये देखूंगा कि पिछली दफ़ा पिछले प्रोजेक्ट्स पे लोगों ने जो कॉस्ट एस्टिमेशन की थी उसमें उनसे क्या क्या गलत हुआ, क्या क्या ठीक हुआ, ताकि मैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर भी वो सब सही कर सकूं, वो गलतियां ना दोहराऊं। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि उन्होंने प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ पे, सिमिलर एक्टिविटीज़ पे कितना कॉस्ट एस्टिमेट लगाया था और एक्चुअल में उनकी कितनी कॉस्ट इनकर हुई है। तो अगर तो उनमें डिफरेंस नहीं है तो ज़ाहिर है मैं कोई एक भी इनमें से एवरेज प्राइस ले सकता हूँ। लेकिन अदरवाइज आई वुड से कि यार मेरे एस्टिमेट जो है ना, अब ये पिछले प्रोजेक्ट की जो एक्चुअल प्राइस है उस पर बेस करेंगे, ठीक है, ना कि उनके प्लान पे, क्योंकि उनका प्लान ठीक नहीं था या उनके एस्टीमेट ठीक नहीं थे। हम तो एक्चुअल मार्केट में क्या चल रहा है उसको कंसीडर करेंगे और पिछले प्रोजेक्ट के मार्केट रेट्स हमारे प्रोजेक्ट के एस्टीमेट बन जाएंगे, ठीक है। तो ओपीएस जो है इस सूरत में हमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, ये तो वाकई ही बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। और जैसे भी हम अपनी नॉर्मल लाइफ में कर भी यही होते हैं। अगर आपको पता हो ना, आपने मोबाइल भी खरीदना है, आप एक दोस्त से पूछ लेते हो, हाँ भाई आपने जो खरीदा है ये कितने का है, सो दैट एक्ट्स एज एन ओपीए, एक पिछला रेफरेंस कि यार इस भाई ने इतने का खरीदा है तो चले जी मेरा भी इतने का होगा, थोड़ी बहुत आप एडजस्टमेंट कर लेते हो। अच्छा, अगला है ईएफ, और ईएफ के अंदर मार्केट की कंडीशंस क्या हैं। आपको पता है कि मार्केट के अंदर कुछ चीज़ें शॉर्ट हों, मार्केट के अंदर जैसे कोरोना की वजह से बहुत सारी चाइना से माल जो है ना वो काफ़ी अर्से से फंसा रहता है, तो उसके रेट्स ऊपर चले जाते हैं। तो हमें ये कॉस्ट एस्टिमेट में मार्केट कंडीशन कंसीडर करनी है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि अगर मार्केट कंडीशन स्टेबल हैं तो मे बी डॉलर के रेट्स, करेंसी एक्सचेंज रेट्स वो ज़्यादा फ्लक्चुएट ना कर रहे हो। लेकिन अगर वो अनसर्टेन कंडीशंस हैं तो मुझे करेंसी एक्सचेंज रेट के बारे में बड़ी फिक्र करनी पड़ेगी इन कॉस्ट एस्टिमेट के अंदर। अच्छा, कमर्शियल कॉस्ट डेटाबेसेस आपको बने बनाए, ये जो मैं आपको कह रहा था ना, पर आवर रेट्स, पर डे के रेट्स, पर वीक के रेट, पर वर्क आवर, वो जनरली आपको इन कमर्शियल डेटाबेसेस में मिल जाते हैं। एक्सचेंज रेट्स मेरे पास क्या होंगे, ज़ाहिर है ये मुझे देखना पड़ेगा, इसी बेस पे तो मेरी कॉस्ट है। लेट्स से $192 की एक चीज़ का हमने कॉस्ट एस्टिमेट लगाया, बाकी सारे एस्टिमेट रुपीज़ में है, ये एक डॉलर में हमें मिला, तो मैं आई वुड लाइक कि मैं इसको कन्वर्ट करूँ रुपीज़ में। तो अब वो एक्सचेंज रेट्स मुझे कौन सा यूज़ करना है, वो मुझे एक्चुअल में ये बात प्लान के अंदर लिखी होगी और यहाँ पे मैं उसको यूज़ करूँगा। इन्फ्लेशन इज अदर कंसिडरेशन। अगर आपकी कोई प्राइसेस का पॉसिबल इंक्रीज है, तो आज तो इसका रेट मैं कह रहा हूँ 200 है, बट जब ये प्रोजेक्ट हो रहा होगा, इस वो जो आइटम मुझे चाहिए आज से 1 साल बाद चाहिए, तो मैं कहूँगा जब मैं आइटम 1 साल बाद खरीदूंगा तो इसकी ये इन्फ्लेशन की वजह से 200 कीमत नहीं रहेगी, मे बी 250 या कुछ हो जाए। फिर सोर्सेज फ्रॉम विच सप्लाईज माइट बी प्रोड्यूस्ड, सॉरी, सप्लाईज माइट बी प्रोक्योर्ड एंड एट व्हाट कॉस्ट। बाज दफ़ा जैसे हमने कहा कि आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, उसके अंदर कुछ अप्रूव्ड वेंडर्स की लिस्ट होती है। अब उन वेंडर्स ने अपने प्राइस लिस्ट जो है ना वो बना के रखी हुई है। अब इस लिस्ट के अंदर से भी आपको एस्टिमेट मिल जाएंगे, एक तो ये होता है। दूसरा ये होता है कि बाज दफ़ा ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने, ये एक स्टेशनरी का सप्लायर है, लेट्स से ये साहब एक स्टेशनरी के सप्लायर है और इस तरह के स्टेशनरी रिलेटेड जितने भी आइटम्स है ये करते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन, हमारी ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस स्टेशनरी के सप्लायर के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ है कि अगले 5 साल तक आपके पास, या 3 साल तक, जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे और जितनी भी रूटीन ऑपरेशन होंगे उसके लिए जो भी स्टेशन की रिक्वायरमेंट होगी आप हमसे लेंगे और हम इन रेट्स पे आपसे डील करेंगे। अब ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिस्ट फाइनल होगी, ऑब्वियसली ये लिस्ट मुझे वो कॉस्ट एस्टिमेट जो है वो लगाने में हेल्प आउट करेगी। उसके बाद है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉस्ट। अब ये बात आपने लाजमी याद रखनी है कि हमने ना सिर्फ प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट कंसीडर करनी है, बल्कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होती है उसकी भी कॉस्ट। एक एक्सट्रीम केस मैंने आपको बताया वो, उसको हमेशा अपने माइंड में रखें। आप सोचें कि मेरा एक टीम मेंबर कराची में काम कर रहा है, एक टीम मेंबर यूएई में बैठा हुआ है और एक इस्लामाबाद में है, और इन्हें फेस टू फेस मीटिंग करना है बिकॉज ऑफ, मतलब कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की मीटिंग करनी है, और इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की मीटिंग की वजह से ये तीनों फ्लाइट पकड़ के, वीज़ा अप्लाई करके, लेट्स से किसी एक जगह इकट्ठे होते हैं। जस्ट इमेजिन द कॉस्ट ऑफ दिस मीटिंग, क्या इसकी मीटिंग की कॉस्ट होगी। तो हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करने के लिए भी कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, कोई प्लान बना रहे हैं, कुछ एक्सपर्टीज किसी से ले रहे हैं, वो सारी की सारी कॉस्ट भी हम यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कॉस्ट भी ज़रूर इंक्लूड करेंगे अपनी एस्टिमेट में। वरना क्या होगा,
हम अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट का एस्टिमेट कर लेते हैं, अच्छा यार घर बनाने पे इतना होगा, इस पे इतना होगा, इस पे इतना होगा, ये सारा कर लेते हैं। और वो जो मार्केट में जाके हमने पेट्रोल लगाना है, वो वहां से जो सुजुकी वाला लाएगा, ये कॉस्ट हमने कंसीडर नहीं की मैनेजमेंट की। वो जो एक्स्ट्रा टाइम मुझे इन सारों में लगना है, वो मैंने एस्टिमेट्स में शामिल ही नहीं किया। इसी वजह से जब आप एक्चुअल में प्रोजेक्ट करते हो और ये वाली कॉस्ट शामिल नहीं होती है, तो आपका एक्चुअल बजट आपको समझ ही नहीं आ रही थी कि यार हम ओवरशूट क्यों कर रहे हैं, सब कुछ तो ठीक चल रहा है। तो आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कॉस्ट को भी लाजमी लाजमी कंसीडर करना है। अच्छा, इसका एक एलिमेंट ये भी है कि भाई अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कोई कॉस्ट है, तो फिर हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्यों कर रहे हैं? हमारा मकसद तो ये था कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉस्ट बचाता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टाइम बचाता है। और हम ये कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करने के लिए भी ये ज़ाहिर है, इतने सारे आप प्लान बनाओगे तो टाइम लगेगा, कॉस्ट लगेगी, एफर्ट लगेगी। तो ये प्लान हम फिर बना ही क्यों रहे हैं? हमारा मकसद तो ये था कि कुछ ऐसा किया जाए कि टाइम कम लगे, कॉस्ट कम लगे। सो आपने एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, स्पेशली इन द एग्जाम, आपने ये बात अपने माइंड में रखनी है कि भाई ये जो हम टाइम इस पे लगा रहे हैं, लेट्स से प्लान बनाने पे 3 मंथ्स लग रहे हैं, अच्छा, और कॉस्ट मेरी 10,000 लग रही है। अगर मैंने ये प्लान ना बनाया और ये $10,000 ना खर्चे, तो जो मेरा प्रोजेक्ट के अंदर डिले आना है ना, वो 12 मंथ्स प्लस का आना है। तो ये जो 12 मंथ का डिले है, डैमेज है, वो मैं 3 मंथ्स लगा के इसको यू नो इसको अवॉइड कर रहा हूँ। एंड आई हैव सेव्ड ऑलमोस्ट 9+ मंथ इन दिस। इसी तरह ये जो मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का लिए एक्टिविटी है, उसमें 10,000 लगाया। ये अगर मैं 10,000 ना लगाता तो मेरी एक्चुअल कॉस्ट अपने एस्टिमेट से मे बी 1 लाख रुपए ऊपर चली जाती। तो एटलीस्ट आई हैव सेव 90,000 स्टिल। 10,000 लगा के मैंने अपना 90,000 सेव कर लिया। अगर मैं ये नहीं करता तो मेरा 1 लाख का 1 लाख जो है वो डूब जाना था या नुकसान हो जाना था। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कॉस्ट, सॉरी, आपने जरूर कंसिडर करनी है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इसके टूल्स एंड टेक्निक्स, एंड एज आई टोल्ड यू, हमने ऑलरेडी ये बड़ी डिटेल में पढ़ लिए हुए हैं। 1 पॉइंट एस्टिमेटिंग, एनालॉगस एस्टिमेटिंग, पैरामीट्रिक एस्टिमेटिंग, बॉटम अप एस्टिमेटिंग, 3 पॉइंट एस्टिमेटिंग। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हिच वन इज डेफिनेटिव एस्टिमेटिंग अमंग दिस? अगर आप लोग इधर ही हैं, अगर आप ऑफिस में सिर्फ लगा के बैठे हुए हैं तो आई कैन अंडरस्टैंड, जस्ट इट्स ओके, मैं फिर आगे चल जाऊंगा। सॉरी उमर साहब, क्या कहा? ओके, ख्वाहिश साहब ने कुछ कहा सर लेकिन आपने मुझे, सवाल जी सॉरी। थोड़ा ऐसा इंटरनेट का इशू है, सवाल क्या पूछा आपने? अच्छा, मैंने सवाल ये कहा कि इनमें से कौन से वो टाइप ऑफ एस्टिमेटिंग है जिसको हम डेफिनेटिव एस्टिमेटिंग कहते हैं? या चलें इंजीनियरिंग, इंजीनियर्ड, तो याद नहीं है सर। याद नहीं, बॉटम अप एस्टिमेटिंग। बॉटम अप एस्टिमेटिंग वो है जिसको आप डेफिनेटिव कहते हो, ये मोस्ट एक्यूरेट है, डेफिनेट होते हैं ना। आप नीचे से ऊपर एक एक एक्टिविटी को सम करके ऊपर जाते हो, तो वो सबसे ज्यादा यस एक्यूरेट भी सर। होते हैं और डेफिनेटिव होते हैं, ठीक है। अच्छा, और चलें इसकी एक समरी मैंने आपको दी भी है, वो दोबारा देख लीजिएगा, अभी मैं दोबारा आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा अभी। लेकिन यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस लिखे हुए हैं एनालॉगस के और कुछ डिसएडवांटेजेस लिखे हुए हैं। इसका मतलब है कि एनालॉगस बिल्कुल फजूल नहीं है, स्पेशली जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा होता है, जब आपके पास बड़ी लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है, वहां पे इस तरह का लमसम वो कर लेना, एस्टिमेट लगा लेना, वो फायदा मंद होता है, ठीक है। अदरवाइज आपके पास ज़ाहिर है आप कंप्लीट एस्टिमेट तो लगा ही नहीं सकते। तो इट्स बेटर कि हम एक क्विक मेथड के थ्रू, विच इज एनालॉगस, हम ये काम कर लें। तो एनालॉगस इज क्विक, एक बात। दूसरा, एक्टिविटीज आपको डिटेल में डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है। तीसरा, जाहिर है जितना जल्दी होता है उतना लेस कॉस्टली भी होता है। कॉस्ट कंस्ट्रेंट जो शुरू में ओवरऑल बजट हम एक एस्टिमेट करते हैं, तो वो बजट बेसिकली एनालॉगस एस्टिमेटिंग की बेस पे हमें चार्टर के अंदर लिख के दिया जाता है कि आपने 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख में ये प्रोजेक्ट करने हैं। वो बेसिकली इसी तरह होता है, उसको हम अपने लिए कॉस्ट कंस्ट्रेंट कहते हैं। ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट विल बी कैप। अच्छा, फिर ये जो एक जर्नल हमें आइडिया हो जाता है, लेट्स से कि ये 10 लाख में करना है या 1 मिलियन में करना है, तो अब ये मेरे जितने भी एस्टिमेट होंगे उसकी एक अपर लिमिट के तौर पे डिफाइन हो जाएगा। तो एनालॉगस का एक जर्नल आइडिया लेके आप कहते हो कि यार बस ठीक है, इतने में होना चाहिए, अब फिर आप डिटेल एस्टिमेटिंग करते हो। डिसएडवांटेज क्या है? ये जाहिर है उतना एक्यूरेट नहीं है। estimates are prepared with limited amount of detail and information। ज़ाहिर है शुरू में प्रोजेक्ट इतना क्लियर ही नहीं होता, लिमिटेड होते हैं। जब आप डिटेल में जाते हो तो आपको एस्टिमेट तो तब पता चलता है।
फिर इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ या एक्सपीरियंस चाहिए। एक नया बंदा मार्केट को नहीं समझ सकता, उसके अंदर जो वेरिएशन आ रही है नहीं समझ सकते। हाँ, एक पुराना बंदा जिसने काफ़ी दफ़ा एक प्रोजेक्ट को किया हुआ है, तब उसे जाके मतलब उस तरह के प्रोजेक्ट किए हुए हैं और रिसेंटली किए हुए हैं। पुराना किया हुआ तो फिर वो आउट हो गया, फिर वो करंट रेट से बाहर निकल गया। तो हमें एस्टिमेट देने के लिए वो इंसान चाहिए जो सबसे ज़्यादा करंट भी हो और उसने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी हासिल किया हो। तो ये दोनों चीज़ें हमें चाहिए। दे मे बी इन फाइटिंग टू गेन द बिगेस्ट। अच्छा, एक और भी है कि कुछ लोग इन्फ्लेट करके आपको बता सकते हैं। मसलन मैं अगर कहूँ इलेक्ट्रिकल का इतना है, ये हमने एनालॉगस के थ्रू किया, प्लम्बिंग का इतना है, वुड वर्क का इतना है, सिविल वर्क का। अब जो इलेक्ट्रिकल वाला है वो हो सकता है बढ़ा के बताए ताकि ओवरऑल बजट का मुझे ज्यादा हिस्सा मिल जाए, ठीक है। या अगर मैंने लमसम बता दिया कि भाई 10 लाख लगेगा, अब हर डिपार्टमेंट चाहेगा कि 10 लाख में से मैं मैक्सिमम कैप्चर कर दूं। तो ये भी एक इसके, बिकॉज वो हमने एक्टिविटी वाइज, वर्क पैकेज वाइज, डिपार्टमेंट वाइज तो एस्टिमेट लगाया ही नहीं, हमने तो टोटल कहा 10 लाख है। अब हर डिपार्टमेंट चाहेगा हर एरिया और फील्ड एरिया